नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि झारखंड में चुनाव प्रचार गरमा गया है। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कमान संभाल ली है और तमाम बड़े नेता वहां पर दोनों तरफ से, यानी कि एनडीए की तरफ से भी और इंडी की तरफ से भी प्रचार कर रहे हैं। और कल ही वहां पर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था जिसमें कुछ बड़ी बातें कही थी। घुसपैठ के मुद्दे को बीजेपी सबसे बड़ा मुद्दा बना रही है और केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ तौर पर वहां ऐलान किया कि यूसीसी तो लागू करेंगे ही करेंगे। और यह भी कहा कि जो आदिवासी हैं उनको यूसीसी से बाहर रखा जाएगा, समान नागरिक संहिता से। उनकी जो जीवन शैली है, उनकी जो संस्कृति है, उसको समान नागरिक संहिता से बाहर रखा जाएगा, लेकिन यूसीसी लागू जरूर किया जाएगा। तो आज सबसे पहले इसी की बात। और इसके बाद आज की खास चर्चा कि जो वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए जो विधेयक आया है जेपीसी में, जिस पर विचार चल रहा है, तो जेपीसी में विचार चल रहा है तो हंगामा इतना सड़क से लेकर संसद तक है क्यों? सभी पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, यहां तक कि जिनके एक सांसद हैं, असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के एकमात्र सांसद हैं, उनको भी जेपीसी में रखा गया है कि अपनी बात खुलकर कह पाए। लेकिन फिर भी सड़क से लेकर संसद तक ये हंगामा क्यों बरपा है, जबकि हम जानते हैं कि वक्फ से किसको फायदा होता है? मुट्ठी भर लोगों को। आज तक उन्हीं को फायदा हुआ है। परेशानी किनको है? आम लोगों को। उसमें भी ज्यादा परेशान कौन है? जिनके नाम पर राजनीति की जा रही है, यानी कि आम मुसलमान। तो आज इस पर खास चर्चा खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में हाल के चुनाव के बाद आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। लेकिन जो दुश्मन हैं, किसके दुश्मन? तरक्की के दुश्मन, अमन के दुश्मन, जमहूरियत के दुश्मन, उनको ये सब पसंद नहीं आ रहा। इसीलिए आम आदमी, वहां का जो आम नागरिक है, उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, घायल कर रहे हैं, उनकी हत्या भी कर रहे हैं। तो इस पर भी होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। झारखंड के चुनावी रण के लिए पीएम मोदी ने संभाली प्रचार की कमान। गढ़वा में जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के गठजोड़ को परिवारवादी, भ्रष्टाचारवादी और तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत इंडी गठबंधन ने भी अपना प्रचार किया तेज। महाराष्ट्र के डीजीपी के तत्काल तबादले का आदेश। राजनीतिक दलों की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने लिया यह फैसला। सियासी समर के लिए नामांकन वापसी का आज वहां पर आखिरी दिन। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक शुरू। जमाते इस्लामी हिंद बैठक में शामिल। उधर कर्नाटक में वक्फ के मनमाने रवैये के खिलाफ बीजेपी का राज्यव्यापी प्रदर्शन। अल्मोड़ा में बस दुर्घटना में 35 की मौत। मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश। पीएम राहत कोष से मृतक परिजनों को 2-2 लाख रुपए, घायलों को 50-50 हजार की सहायता राशि की घोषणा। मुख्यमंत्री धामी ने घायलों के बेहतर उपचार को सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव के बाद नई विधानसभा के सत्र की शुरुआत। लोकतंत्र, शांति और विकास से हताश आतंकियों ने कल श्रीनगर के संडे मार्केट में ग्रेनेड फेंककर 12 लोगों को कर दिया जख्मी। और पूर्वांचल में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां तेज। यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे की व्यापक तैयारी। दिल्ली में प्रदूषित यमुना व्रतियों की चिंता का बनी कारण। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि झारखंड में जो चुनावी रण है, वहां पर किस तरह से तमाम योद्धा, महायोद्धा सभी मैदान में उतर चुके हैं। और आज बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर शुरुआत की है। तो झारखंड में तेज हुई चुनावी सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियां आज। पीएम मोदी ने
झारखंड के चुनावी रण के लिए आज से संभाल ली प्रचार की कमान। सबसे पहले झारखंड के गढ़वा में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को किया डबल इंजन की सरकार बनाने का आह्वान और साथ ही जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का गठजोड़ परिवारवादी, भ्रष्टाचारवादी और तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाला, पीएम ने यह बात कही। साथ ही पीएम ने कहा कि झारखंड में बेटी माटी रोटी बचाने का यह चुनाव है। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी ने राज्य के साथ धोखा किया है। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और लूट को बड़ा मुद्दा बताया और लूटने वाले लोगों ने राज्य के लोगों के लिए बनने वाले हर विकास कार्य को लूट लिया, यह प्रधानमंत्री ने कहा। साथ ही प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि झूठे वादों से बचिए, क्योंकि देखिए हिमाचल में कांग्रेस ने झूठे वादे किए लेकिन अब उन्हें पूरा तक नहीं कर पा रही। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत इंडी गठबंधन ने भी झारखंड में अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इससे पहले कल बीजेपी ने झारखंड के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया था और घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाया है बीजेपी ने। और इस संकल्प पत्र को जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया। साथ ही यह भी कहा कि जो आदिवासी हैं उनको समान नागरिक संहिता से बाहर रखा जाएगा ताकि आदिवासी समुदायों की पहचान और विरासत को संरक्षित रखा जा सके। लेकिन घुसपैठियों द्वारा कब्जा की गई जमीनें आदिवासी समुदायों को वापस की जाएंगी, यह अमित शाह ने साफ तौर पर वादा किया। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घुसपैठ के लिए बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं, जो आजकल बांग्लादेश में हैं भी नहीं, उनको जिम्मेदार ठहरा दिया। तो झारखंड में चुनाव प्रचार बिल्कुल चरम पर है और इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने झारखंड के गढ़वा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के गठजोड़ ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को जबरदस्त बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि तीनों दल घुसपैठियों के समर्थक हैं और बांग्लादेश के घुसपैठियों को झारखंड में बसा रहे हैं। भ्रष्टाचार सबसे अधिक गरीब को, दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को सबसे ज्यादा दुखी करता है, बर्बाद करता है, तबाह कर देता है। झारखंड ने तो बीते 5 सालों में देखा है कि कैसे जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी है। साथियों, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक तानाबाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। तो घुसपैठ को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना लिया है, जबकि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का यह कहना है कि घुसपैठियों को बढ़ावा तो भाजपा सरकार दे रही है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर किस आधार पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश में मेहमान बनाकर रखा गया है। बड़ा ही अजीबोगरीब बात ये लोग बोलते हैं। अब हिंदू मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी जब शपथ ग्रहण कर रहे थे तो संविधान का किताब अपना माथा में ठोक रहे थे और बोल रहे थे कि ये देश इस देश के संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, हर वर्ग, हर समाज जो संविधान में अधिकार मिला है सबको मिलेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश के साथ अंदर कोई आप लोग का कोई समझौता है क्या? और आज बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को आपने यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने कैसे दिया और किस आधार पर यहाँ पर आपने उसको शरण दे रखा है, हमको ये बता दीजिए। अजीब तर्क है घुसपैठ के जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। खैर, दिवाकर कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए रांची से। दिवाकर, पहले पीएम की रैली पर बात कर लेते हैं। कल केंद्रीय गृह मंत्री ने बड़े जोर शोर से भाजपा के संकल्प पत्र में
घुसपैठ का मुद्दा उठाया, यूसीसी की बात कही। आज प्रधानमंत्री ने भी बड़े कड़े शब्दों में हमला बोला कि ये लोग घुसपैठ को बिल्कुल बढ़ावा दे करके राज्य को नाश की तरफ ले जा रहे हैं। ये बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री ने भी उठाया है, ये बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी करीब कह सकते हैं हम साल भर से जो संथाल परगना के इलाके में घुसपैठ का मुद्दा है उसको लगातार हमलावर है। किस तरीके से राज्य सरकार इस मामले में लापरवाह है। बाकायदा इन्होंने कल भी जब अमित शाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस दौरान भी उन्होंने जब वो संकल्प पत्र जारी किया गया उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा कि मामला सोचिए कि कितना गंभीर है कि हाईकोर्ट तक को संज्ञान लेना पड़ता है और उसके बाद राज्य सरकार हलफनामा जब दाखिल करती है तो उसमें कहती है कि कोई घुसपैठिया नहीं हुआ। तो उन्होंने दावा किया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो यहाँ से चुन चुन कर कोई भी अगर घुसपैठिया संथाल में है तो बाकायदा उनकी पहचान की जाएगी और उनको यहाँ से बाहर भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से डेमोग्राफी बदली है, आदिवासियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और झारखंड में भाजपा की सरकार बनने पर इनको यहाँ से बाहर किया जाएगा। लगातार हालांकि हेमंत सोरेन की भी दलील आप अभी थोड़ी देर पहले सुना रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को यहाँ शेख हसीना से जोड़कर इसका कनेक्शन किया कि आपने उनको यहाँ पे प्रश्रय दिया। तो ये तमाम तरह की चीजें, ये जो अभी चुनावी वॉर है वो झारखंड में देखने को मिल रहा है और लगातार ये देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से ने जो केंद्र ने जो हलफनामा भी पिछले दिनों यहाँ पर हाईकोर्ट ने दिया था उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि किस तरीके से झारखंड में जो है वो संथाल के इलाके में डेमोग्राफी बदली है। एकाएक कुछ इलाके में जो एक खास समुदाय के लोग हैं उनकी आबादी बढ़ी है, तो इस पर सवाल तो निश्चित तौर पर उठ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार वो आंकड़े भी मीडिया के सामने जाहिर कर रहे हैं। जी, लगातार आंकड़े आ रहे हैं, लगातार वहां से तथ्य आ रहे हैं। दामाद गांव बस रहे हैं वहां पे दिवाकर, और ऐसे में पहले तो चुप रहे और अब जाकर बोल रहे हैं कि शेख हसीना को क्यों यहां रखा। कहां की बात कहां जोड़ जो रहे हैं वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आपको लगता है कि वहां पर कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठा करके, और इसको कोर्ट ने भी उठाया था, कोर्ट ने भी पूछा था सवाल, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठा करके पूरी तरह से हेमंत सोरेन को बैकफुट पर धकेल दिया है? देखिए, निश्चित तौर पर चाहे वो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो हेमंत सोरेन के पहले जब वो जेल गए थे तो बीच में चंपई सोरेन यहाँ सीएम बने थे। उसके बाद जब वो उनको कुर्सी से हटाया गया और उसके बाद जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, उसके बाद वो भी लगातार खुलकर बोल रहे हैं कि किस तरीके से संथाल में डेमोग्राफी, तो आप समझ सकते हैं कि एक पुराने आदिवासी नेता और जिस तरीके से उनकी आदिवासियों में पकड़ है वो भी लगातार हमलावर है इस मामले को लेकर कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज में यहाँ पर संथाल में डेमोग्राफी बदली है और जो एक खास समुदाय के लोग हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं कि घुसपैठ का मामला है वो झारखंड विधानसभा चुनाव में जो हम कह सकते हैं सबसे अहम और सबसे प्रमुख मुद्दा इन दिनों दिख रहा है। कल अमित शाह ने भी इस मुद्दे को उठाया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों जगह जो रैली उनकी थी, गढ़वा की भी रैली और चाईबासा की भी रैली, इन दोनों जगह पर जो हम कह सकते हैं कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है और झारखंड की आदिवासियों की अस्मिता का मुद्दा है वो सबसे अहम देखने को मिला है। लालचंद, बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। और कल जैसे केंद्रीय गृह मंत्री ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि हम समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे, आदिवासियों को उनकी संस्कृति उनकी जीवन शैली के लिए उससे बाहर रखेंगे। ये बिल्कुल जो जिसे कहते हैं जिस चीज को लेकर के आदिवासियों को भ्रम में डालने का काम किया जाता था उसको कल गृह मंत्री ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया। दिवाकर, एकदम निश्चित तौर पर क्रिस्टल क्लियर, इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आदिवासी समाज को यूसीसी से बाहर रखा जाएगा और इसको लेकर जो लगातार दुष्प्रचार लोकसभा चुनाव से कराया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है और इस तरह का दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार यहाँ बनती है तो निश्चित तौर पर झारखंड में उन्होंने जोर दिया, कई बार इस बात पर जोर दिया कि यूसीसी तो हम लागू करेंगे ही, बांग्लादेशी जो घुसपैठी है उन्हें हम बाहर भी करेंगे और जो लगातार एक समुदाय की आबादी यहाँ पर बढ़ रही है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए इसके लिए हम यूसीसी लेकर आएंगे। लेकिन आदिवासी समाज क्योंकि उनके ट्रेडिशन अलग तरह के हैं, उनके जो कह सकते हैं धर्म रीतो रिवाज अलग तरह के हैं, तो उस पर वो लागू नहीं होगा। साफ तौर पर उन्होंने इसका जिक्र किया है। जी, विपक्ष के प्रचार की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। विपक्ष की तरफ से प्रचार की कमान किसने किसने संभाल रखी है? क्योंकि अभी तक मुझे लगता है कि राहुल गांधी वगैरह तो मैदान में उतरे नहीं है। हेमंत सोरेन के ऊपर मोटे तौर पर दारोमदार। दिवाकर, वहां पर विपक्ष के प्रचार की
लेकिन देखिए, विपक्ष की प्रचार की जब आप बात करते हैं तो उससे पहले मैं आपको एक दिलचस्प आंकड़ा आपको बताता हूं थोड़ा। जरूर। संथाल की अगर हम बात कर रहे हैं, संथाल में बरहेट में जो सिद्धू कान्हू मुर्मू के वंशज थे, वो हेमंत सोरेन के प्रस्तावक बने थे जब वो नामांकन दाखिल कर रहे थे। लेकिन उसके बाद से लगातार वो एक तरीके से आत्मग्लानि का अनुभव कर रहे थे, और जब कल वो भारतीय जनता पार्टी में रात में कल शामिल हो गए, उसमें शिवराज सिंह चौहान, हेमंत विश्व शर्मा, निशिकांत दुबे, तमाम नेता मौजूद थे। तो आप समझ सकते हैं कि संथाल के इलाके में किस तरीके से ये जो आदिवासी अस्मिता और जो घुसपैठ का मामला उजागर हो रहा है, उससे अब आदिवासी समाज भी उद्वेलित नजर आ रहा है, और वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनसे कटकर अलग भी होता जा रहा है। इसकी झलक ये जो कल इनके वंशज, सिद्धू कान्हू के वंशज जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर जिस तरीके से घुसपैठ ये हुआ है, एक विशेष समाज के लोगों की संख्या बढ़ी है और आदिवासियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसका वो जो है वो न्याय दिलाने का काम करेंगे। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि किस तरीके से हेमंत सोरेन ने कमाल संभाल रखी है, देखिए अभी कांग्रेस के किसी बड़े नेताओं का झारखंड में आगमन नहीं हुआ है, लेकिन हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने एक तरीके से जो कह सकते हैं कि पूरा इंडी गठबंधन का जो कमान है उन दोनों ने संभाल रखा है। कल 2 जगहों पर रोड शो भी इन्होंने किया था। कल्पना सोरेन ने जमशेदपुर में रोड शो किया और हेमंत सोरेन ने रांची में रोड शो किया। आज भी इनकी कई जगहों पर दर्जनों रैलियां लगातार ये दोनों नेता कर रहे हैं। प्रस्तावित है कि कल के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी झारखंड आ सकते हैं, और उसके बाद जो कांग्रेस के शीर्ष नेता है वो भी चुनाव प्रचार की कमान संभाल सकते हैं। ठीक है, एक बात मैं जरूर जोड़ दूं कि जो दिवाकर से बातचीत के दौरान मैं कह रहा था विपक्षी गठबंधन, वो झारखंड में सत्ताधारी है, देश भर में वो विपक्षी गठबंधन जरूर है, लेकिन झारखंड में वही गठबंधन सत्ता में। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जुड़ने के लिए और तमाम वहां से ग्राउंड रिपोर्ट हमें बताने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। और अब अभी वक्त है एक ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटवा ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। स्वागत। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं इस वक्त अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं कि वक्फ संशोधन को लेकर के जेपीसी में बैठक हो रही है, लेकिन इस बीच जबरदस्त खलबली है सड़क से लेकर संसद तक, और कई जगहों पर यह बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। लेकिन क्या कुछ इसके पीछे है, तो जरा कुछ बड़ी बातें देख लेते हैं कि वक्फ बिल पर सड़क से संसद तक रोष क्यों है। संसद की गठित जेपीसी में वक्फ बिल संशोधन पर चर्चा जारी है। दोनों सदनों के सांसदों के अलावा विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने अपनी अपनी राय रखी भी है, रख भी रहे हैं। लेकिन उधर कर्नाटक में वक्फ बोर्ड के तुगलकी फैसले ने लोगों को सड़क पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। किसानों की जमीन पर वक्फ के दावे के विरोध में उतरे किसानों ने सरकार को फैसला वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया सिद्धारमैया सरकार को। किसानों के प्रदर्शन और सड़क पर हिंसक झड़प के बीच कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने विजयपुर, धारवाड़, यादगीर जिलों में जिन किसानों की जमीनों पर कब्जा कर लिया था वक्फ बोर्ड ने, उसे खारिज कर दिया। सीएम सिद्धारमैया ने हाई लेवल मीटिंग के बाद यह निर्णय लिया कि किसानों को भेजी गई नोटिस वापस ली जाएगी। बीजेपी और जेडीएस ने किसानों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन की वहां पर अगुवाई की। बीजेपी नेता डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण ने कहा कि राज्य में मठ, मंदिर और किसानों की संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने वालों के खिलाफ भाजपा जन आंदोलन चलाएगी। मीडिया की खबरों की माने तो वक्फ बोर्ड ने अपनी असीमित शक्तियों और सत्ता के संरक्षण को हासिल करके एएसआई प्रोटेक्टेड धरोहरों पर भी दावा ठोक दिया है। किसानों की जमीन के अलावा एक आरटीआई से यह भी खुलासा हुआ कि कर्नाटक वक्फ ने तो राज्य के 53 ऐतिहासिक स्मारकों पर भी अपना दावा ठोक दिया है। इन स्मारकों में कुलबर्गी का किला, गोल गुंबज, बीदर का किला जैसे दर्जनों ऐतिहासिक महत्व की जगह हैं।
वक्फ कानून में संशोधन को लेकर अब आम आदमी भी सक्रिय हो गया है और इसका वजह है भारत का संविधान 1950 के पहले प्रचलित किसी भी प्रावधान की मान्यता इस तरह की नहीं देता। लेकिन मनमोहन सिंह सरकार के यूजर क्लॉज ने वक्फ बोर्ड को बिना सबूत के दावा ठोकने का अधिकार दे दिया। कर्नाटक के हावेरी जिले में दो पक्षों में इस बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, कई लोग घायल हुए। मामला वक्फ के किसानों की जमीन पर दावे को लेकर गर्मा गया, लेकिन सवाल यह है कि यह बात किसानों को साबित करनी है कि यह उनकी पुश्तैनी जमीन है और सुनवाई भी वक्फ ट्रिब्यूनल तक ही सीमित है। तो समाज में यह व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों को चुनौती देती है। लेकिन मुस्लिम नेता वक्फ बोर्ड के समर्थन में इसे अस्तित्व का मुद्दा बना रहे हैं। वक्फ एक रियल एस्टेट क्यों बनी, इसका जवाब किसी के पास नहीं, उनके पास भी नहीं। आंध्र प्रदेश की सरकार ने तो तिरुमला तिरुपति ट्रस्ट का गठन किया है। मिलावटी लड्डू विवाद के बीच इस ट्रस्ट में कई परिवर्तन भी हुए हैं। तो ओवैसी साहब का सवाल है कि इस ट्रस्ट में सिर्फ हिंदू क्यों हैं? तिरुपति ट्रस्ट के अध्यक्ष राजगोपाल नायडू ने कहा है कि तिरुपति पर सवाल उठाने से पहले उन्हें सोचना होगा कि हिंदू मंदिरों और आस्था केंद्रों के लिए वक्फ बोर्ड की तरह सनातन धर्म बोर्ड क्यों नहीं है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा सहित देश के प्रमुख तीर्थ स्थल राज्य सरकार के कब्जे में हैं। स्थानीय सरकार मंदिर की आमदनी का बड़ा हिस्सा राज्य की भलाई में खर्च करती है। ऐसी व्यवस्था वक्फ बोर्ड या दूसरी धार्मिक ट्रस्ट पर क्यों नहीं है? वहां तो उल्टे सरकार का पैसा लगता है। वक्फ बोर्ड बिल पर चर्चा के बीच विभिन्न राजनीतिक दल वक्फ के समर्थन में उठ तो खड़े हुए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस मुस्लिम बोर्ड के लिए यह सियासत हो रही है, उस समाज के कितने लोगों को वक्फ से कोई राहत मिली है या कोई फायदा मिला? आज तक कोई फायदा नहीं मिला है। तो जेपीसी बनी हुई है, इस पर लोग बात रख रहे हैं अपनी अपनी। तो जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि पसमानदा मुसलमान, खवातीन और गरीब वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए वक्फ में संशोधन तो किए ही जाने चाहिए। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सब जिम्मेदार हैं, चाहे सत्ता पक्षी हों चाहे अपोजिशन के हों, और मुझे लगता है कि सब लोग इस जेपीसी में जो बिल रेफर हुआ वक्फ का, इसमें मेहनत करें और करके एक अच्छे से अच्छी रिपोर्ट तैयार करें और वो आपस की सहमति भी हो, जिससे कि एक अच्छा बिल जो सरकार की मंशा है कि जो अपने आप में वक्फ के इस अमेंडमेंट बिल से एक ट्रांसपेरेंसी ला सके और वक्फ का जो पर्पज है जो लोग गॉड के नाम पे देते हैं, उसका लाभ मतलब खवातीन को, पसमानदा मुस्लिम्स को, आम गरीब गुर्बत से जुड़े हुए लोगों को मिल सके। एजुकेशन की फील्ड में, हेल्थ की फील्ड में वो मकसद पूरा हो सके। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। तो कर्नाटक में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने सीएम सिद्धारमैया पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कभी भी अपनी बातों पर टिके नहीं रहते। अपने राजनीतिक हितों को सिद्ध करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। His colleague Zamir Ahmad going all the district is saying Siddaramaiah has told change all the RTC and Pani everything work board. This is the double standard. Just like a cap, Muslim cap, just Siddaramaiah kept out now. Once again they will put the cap to farmers. That's why nobody believes Siddaramaiah word. Because Siddaramaiah told, I have not done anything. In Muda, I have not done anything. I will not give 14 side back. Now he given back. That's why we can't believe Siddaramaiah word. तो आर अशोक जो कह रहे थे उसको एक लाइन में हिंदी में बोल देता हूं। वो कह रहे थे कि सिद्धारमैया बहुत बड़े टोपीबाज हैं। कभी किसानों को टोपी पहनाते हैं, कभी इधर टोपी पहनाते हैं, कभी उधर टोपी पहनाते हैं। खैर, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि वक्फ पर ये इतना हंगामा क्यों बरपा हुआ है। इसके लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद हैं और आज धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। साथ में हमारे साथ कामरू चौधरी जी हैं, कामरू चौधरी जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी इस खास चर्चा में। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। विनोद जी से चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं। विनोद जी, ये वक्फ बोर्ड को लेकर के जब संशोधन का कानून आया, विपक्ष की मांग पर इसको जेपीसी को भेज दिया गया। यहां तक तो सब लोगों ने देखा समझा। अब क्यों ये सड़क पर हंगामा है? जब संसद में विचार हो रहा है, संसद में विचार के तहत ही वक्फ बोर्ड का गठन हुआ, समय समय पर अधिकार दिए गए, इतने असीमित अधिकार दे दिए गए
कि उसके आगे कोई कुछ नहीं, कोई कोर्ट भी कुछ नहीं, अब वही संसद की जेपीसी विचार करिए, फिर सड़क पर हंगामा क्यों है विनोद जी? लाल जी, जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में बताया है सिद्धारमैया का यू टर्न, ये यू टर्न ही हंगामा की वजह है। अब इस यू टर्न को समझने की जरूरत है कि आज अगर कर्नाटक में 114 किसानों को जब वक्फ के तरफ से नोटिस मिली और किसान इसके लिए सक्रिय हुए, तो जाहिर सी बात है किसानों ने जब अपनी आवाज़ बुलंद की तो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बीजेपी ने उस आवाज़ पे अपना समर्थन दिया। बिल्कुल। और उसको लेके जब ये पूरा प्रदर्शन शुरू हुआ, सारी चीज़ें, तब कर्नाटक सरकार को ये लगा, सिद्धारमैया को सरकार को लगा कि अभी तो मुडा स्कैम से बाहर निकले ही है, अपना जमीन वापस करके ये दूसरा जमीन का मामला फंस गया। तो उन्होंने आनन फानन में जितने अभी तक नोटिफिकेशन हुआ था, वक्फ बोर्ड के कहने पे जिला प्रशासन ने किया था, उसका जो दावा था उस पे, वो सारे उन्होंने वापस ले ली है, जैसे कि आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि कर्नाटक में हालिया में एक आरटीआई से जो जानकारी मिली है, उस आरटीआई में बता रहा है कि 53 जो 53 से ज्यादा एएसआई के जो संरक्षित जगह है, इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक धरोहर, ऐसे ऐतिहासिक धरोहर जी, जिस ऐतिहासिक धरोहर को आप एक टूरिज्म का भी ये कह सकते हैं, और ये एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये एसआई का, उसमें वो पूरा संरक्षित है। बिल्कुल। उस पे उसने दावा किया है। अब राज्य सरकार के इसमें जुरिडिक्शन में है इस चीज को, जिला मजिस्ट्रेट उसकी जांच करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? हुआ यूं कि आप ये समझिए कि इस चीज को लोगों को समझने की जरूरत है कि भारत का संविधान कहता है कि 1950 से पहले जितने भी कोई कानून या जितने भी चीजें जो रही होंगी, चाहे वो मुगल जमाने के, चाहे वो सल्तनत जमाने के, चाहे वो अंग्रेज जमाने के, उससे पहले की सभी चीजें खत्म मानी जाएगी। तो फिर आखिर इस वक्फ बोर्ड को, आखिर इस वक्फ को ऐसा कौन सा संशोधन था जिसमें उसे इसे असीमित पावर दिया गया कि वो जितने ऐतिहासिक इमारतें हैं, ऐतिहासिक धरोहर है, उस पे भी वक्त क्लेम करता है। गांव के गांव क्लेम कर रहा है, तमिलनाडु के गांव पे क्लेम, कर्नाटक के 3-4 गांव के, जिले के गांव के पर क्लेम। ये सारी चीजें जो है ये रूस है। बिल्कुल। नालंदा का गांव देख लीजिए, हर जगह में, हरियाणा का गांव देख लीजिए। तो वो जो समाज में एक रोष फैल रहा है इस वक्फ के खिलाफ, इसके खिलाफ में आपको संसद में जो लोग इसके सियासतदान हैं उनकी तो अपनी चिंता है, लेकिन लोगों की ये चिंता ये है कि उनके अस्तित्व पर इस वक्फ ने एक सवालिया निशान लगा दिया। बिल्कुल सवालिया निशान लगाया है। और अभी फिलहाल ये सवालिया निशान सबसे ज्यादा सुलग रहा है कर्नाटक में। तो कामरू चौधरी जी, हम ये जानना चाहते हैं कि किसानों की जमीन तो ठीक है, अभी आपने विवाद बढ़ा, सिद्धारमैया जी ने वापस कहा कि नहीं ये नोटिस वापस, लेकिन सवाल तो यह है कि ऐसी नोटिस मिलती ही क्यों है? कभी तमिलनाडु में, कभी कर्नाटक में, कभी हरियाणा के गुरुद्वारे पर, कभी कहीं ऐसी नोटिस मिलती ही क्यों है? जड़ कहां पर है कामरू चौधरी जी? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं, आपका रिपोर्ट ने आपने एक गलत खबर आपने फैलाया है यहाँ पे कि वक़्फ़ बाय यूजर जो है 1995 का संशोधन में आया। क्या क्या? एक बार फिर से बोलिए, रुकिए, एक बार फिर से वक़्फ़ बाय यूजर है। वक़्फ़ बाय यूजर आपने जो पहले जो इंट्रोडक्शन में चलाया, आपने जो वक़्फ़ बाय यूजर 1995 का एक्ट में संशोधन हुआ और वो कांग्रेस पार्टी ने किया। लेकिन मेरा ख्याल से ये गलत है। 1954 में ये वक़्फ़ बाय यूजर ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका था और उसका तहत जो भी कोई वक़्फ़ पे मुंह ज़बानी अगर किसी को अगर दान में दिया हुआ है अल्लाह के नाम पे, या वक़्फ़ुल औलाद हुआ है, या वक़्फ़ एडमिनिस्ट्रेटर में आया हो, तो वो ऑलरेडी जो है कि बाय यूज में उसमें डॉक्यूमेंटेशन शायद ही हो किसी प्रॉपर्टी में, शायद ही ना हो। वक़्फ़ का संशोधन हम सब चाहते हैं, वक़्फ़ का संशोधन, लेकिन जिस तरह से भाजपा या उनका इकोसिस्टम इसको तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रही है देश में कि वक़्फ़ बोर्ड जो है कि आपकी जमीनें हड़पने चाह रही है, ऐसा हड़प रही है, विवाद है, 90,000 मामले दर्ज हैं। भाजपा को छोड़िए अभी, भाजपा को और उसके सिस्टम को। मैं आ रहा हूं उस बात को। कर्नाटका में जो हुआ, जिसको आपके भाजपा के एमपी तेजस्वी सूर्य ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये रिपोर्ट लाया कि इतना जमीनों को नोटिस गया है। लेकिन इसमें क्या हकीकत है, 1974 का गैजेट में जो गलत वहां पे एंट्री हो रखा था, बहुत सारा जैसे आपके इंडी एक ब्लॉक है उसका बारे में भी आया,
या तो फिर और एक ठो नाम मैं भूल रहा हूं, उसका भी जिक्र आया। लेकिन वही 1974 में जो गैजेट रॉन्ग नोटिफिकेशन हुआ था, उसको 1977 में उसको करेक्ट कर लिया गया। और जो नोटिस गया वो भी 1974 में किसी तरह से गलती से नोटिस जा चुका था। क्योंकि वक्फ का सबसे बड़ा मसला जो है, आप अगर ठीक से समझोगे तो वो है एंक्रोचमेंट का है, अधिक्रमण का। बहुत सारा वक्फ प्रॉपर्टी देश भर में अधिक्रमण हो चुका है। बहुत सारे लोग वहां पे उल्टे बढ़ गया है सर। 9.5 लाख एकड़ जमीन पाकिस्तान के क्षेत्रफल से ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल हो चुका है वक्फ बोर्ड के पास। 9.5 लाख एकड़ के आसपास जमीन हो चुकी है सर। मैं ये बात पे बहस नहीं करना चाहता हूं। क्यों डेटा पर बहस क्यों नहीं करेंगे सर? मैं कर रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं मैं। 9 लाख है कि 90 लाख एकड़ है? नहीं, जो है वही। हम 90 नहीं कह रहे, हम 9.5 लाख एकड़ कह रहे हैं, 9.3 लाख एकड़ के आसपास। तो ये बताइए, वक्फ बोर्ड का जमीन जो है वो किसी का दान किया हुआ है कि नहीं है? वो तो कागज दिखा के साबित करना होगा ना। तरुण साहब, ये जवाब तो बीजेपी प्रवक्ता देंगे। ये बीजेपी प्रवक्ता जवाब देंगे। कागज दिखा के साबित करना पड़ेगा कि किसने कब दान दिया। जहां पर 1,500 साल पुराना गांव है, 1,500 साल पुराना मंदिर है, जहां मुस्लिम की एक आबादी नहीं है, वहां क्लेम हो जाता है। जी विनोद जी, मुद्दा पे आपने हमारे रिपोर्ट पे सवाल किया है, ये आपके जवाब का। आप हमारे सम्मानीय गेस्ट हैं, हमारे पैनल में अभी बीजेपी के प्रवक्ता है और काबिल प्रवक्ता है, वो आपका जवाब देंगे। लेकिन आपने हमारे रिपोर्ट पे सवाल किया तो मेरा जवाब देना इसमें फर्ज। जरूर। आपने जो यूजर्स क्लॉज की बात की है, उसी यूजर्स क्लॉज की बात मैं कह रहा हूं कि ये असीमित अधिकार यूजर्स क्लॉज के कारण बनता है। वक्फ का मतलब ये होता है, आप हमसे बेहतर जानते होंगे, कि अल्लाह को दिया हुआ दान। अब ये अल्लाह को दिया हुआ दान, क्या आप हमें बता सकते हैं कि भारत छोड़ने वाले कितने ऐसे मुसलमान थे जो अल्लाह का दिया हुआ दान करके यहां से चले गए? तो 1906 तक में, अगर ये रिकॉर्ड में 2006 तक की मैं बता रहा हूं, जो ये दान दिया हुआ प्रॉपर्टी 1.6 लाख एकड़ थी, तो यूजर्स क्लॉज मनमोहन सिंह सरकार जैसे ही 2013 में उसमें जोड़ता है, उसके साथ में ये 9.3 लाख करोड़ हुए, एकड़ हुए। ये बात आपको बता रहे थे आनंद जी। तो यही रोना तो ओवैसी रो रहे हैं कि अगर जमीन का कागज हमसे मांगोगे तो यूपी के हमारे 2.5 लाख एकड़ जमीन छीन जाएगी। तो बिना कागज दिखाई तो कैसे बिना कागज के आप हिमाचल में कह देंगे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, आप ईदगाह के मैदान में कह देंगे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो पूरा हिंदुस्तान को एक ही बार में आप कह दें कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। कामरू जी जहां पे बैठे हुए उस जगह को भी कह देंगे वक्फ की जमीन है। जवाब आपका वैसे यही गलतफहमी, वो आप गिरी जी, आपका गिरी जी देंगे जवाब। गलतफहमी क्या, ये तो हम देख रहे हैं जमीन पर। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। धनंजय गिरी जी काफी देर से जवाब देना चाह रहे हैं। धनंजय गिरी जी जवाब दीजिए। देखिए लालचंद जी, ये जो मेंटालिटी है, इस मेंटालिटी को अल्लामा इकबाल के शब्दों में समझिए, और उसी मेंटालिटी को कांग्रेस जैसी पार्टियों का समर्थन है। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है वतन है, सारा जहां हमारा। इसको मिश्रा जी ने ठीक कहा कि भाई आप टुकड़े टुकड़े में क्यों मांग रहे हैं, एक बार झंडा गाड़िए ना कि चांद हमारा, सूरज हमारा, धरती हमारी, भारत हमारा। जो आपका नारा है, जो आपका इरादा है, उसको एक ही बार में एक्सप्रेस कर दीजिए। अब आप बताइए कि 43 को आप जो एसआई की चीजें थी उसको 2005 में कर दिया, 53 को अभी कर दिया। और ये नहीं, वक्त कोई नहीं कर सकता। वर्क अपनी जब मेहनत से कमाई गई, अपने दौलत से कमाई गई अपनी जब प्रॉपर्टी को आप कर सकते हैं। तो ये भाई ये कर्नाटक के काड़ागोला गांव के दुर्गा जी की मंदिर और हनुमान जी की मंदिर किस मुसलमान ने अपने मेहनत से कमाई थी जो वक्त कर दी? या कर ये तमिलनाडु के 1500 साल पुरानी जमीन, जिस जो गांव, या हरियाणा का गुरुद्वारा भी, हरियाणा का गुरुद्वारा, या पटना की जमीन, या नालंदा की जमीन, ये किसने अपने मेहनत से कमाई थी? ये देखिए कितनी बड़ी मुनाफक और मक्कारी की जो चल रहा है ट्रेल। ये कांग्रेस ने जो 2013 में वक्फ के सेक्शन 40 में जो असीमित पावर दे दिया, और आपके वक्फ में ही जाएंगे और वो कह रहे कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? अब जो आपकी जमीन हड़प के बैठा वही आपको उसी के पास अब जाना है कि हुजूर माई बाप ये आपके नहीं है, हमारी है, और वो हमारे पक्ष में फैसला देगा। इस कांग्रेस के इस कुत्सित मानसिकता को, इस कुकर्म को आने वाले सैकड़ों साल तक माफ नहीं करेंगी, सैकड़ों साल तक माफ नहीं करेंगी। और आप देखते जाइए भाई, जो मूल संविधान की भावना है 14, 15 और 27, जिसमें सबको समान अधिकार, इसमें काहे का समान अधिकार?
क्या किस ये तो उसी बाबा साहब के दिए गए संविधान का उल्लंघन है। पहला सवाल तो यह है कि एक सेक्युलर देश में यह कम्युनल कानून बनाया क्यों? सबसे बड़ा सवाल कामरू चौधरी जी। यही तो है तुष्टीकरण की राज। सबसे पहले यहाँ पे पैनल में 4 आदमी है, 3 आदमी का राय एक ही है और ये राय हो सकता है नाजायज नहीं है। मैं तो कहता हूं आप भी अपनी राय हमारे साथ मिला दीजिए। नहीं, मैं आ रहा हूं आपके साथ। राष्ट्रीय हित में मिला दीजिए सर। ये क्यों राय इसमें आया? क्योंकि कुछ मैसेजेस, कुछ इस तरह से तथ्य को फैलाया गया इकोसिस्टम के द्वारा कि वक्फ जो है कि आपके घर, आपके जमीन, आपके मंदिरों को छीन लेगी। ये गलत हो रहा है ग्राउंड पर सर, कैसे झुठला दें इसको? सुनिए, आइसोलेटेड केसेस को सिंह जी लाकर यहाँ पे डिबेट मत करवाइए। मैं अभी आपको बैठे बैठे दर्जनों मामले गिनवा सकता हूं सर, दर्जनों। नहीं, मैं आपको हजारों ऐसे केस गिनाऊंगा जहां पे मुस्लिम प्रॉपर्टी में मंदिर बन चुके हैं, वहां पे आरएसएस के शाखा चल रहे हैं, तो उसको क्या क्लेम कर लिया जाए? बिल्कुल करना चाहिए, कागज दिखाइए और क्लेम कर लीजिए। और उसके लिए एक बात और कामरू चौधरी जी, मैं बता रहा हूं, उसके लिए आपको नागपुर हेडक्वार्टर जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी अदालत में जाइए, कागज दिखाइए, जमीन हासिल कर लीजिए। लेकिन जहां वक्फ दावा ठोकता है वहां पर अदालत नहीं जा सकता बेचारा किसान। नहीं, यही डिबेट में आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर डिस्प्यूट हुआ कोई जमीन को लेकर तो किसके पास जाइएगा आप? एक प्रणाली बना हुआ है अदालत, उस पे जाइएगा। यही गलत है। यही पर तो हुआ है खेल सर। अरे सर, बाबरी मस्जिद का फैसला क्या ट्राइब्यूनल में हुआ था ना सुप्रीम कोर्ट में हुआ था? नहीं, सुनिए, बाबरी मस्जिद का फैसला अदालत में हुआ था कि ट्राइब्यूनल में हुआ था? ये इसी बात का ऑब्जेक्शन है। और ये जो पीड़ा है, रहस्य है जो निकल के चली आती है बाबरी मस्जिद की, यही मुगराव, यही इसी बक्कारी जो मन के अंदर छिपी हुई है, यही बार बार सामने आती है। और जो कह रहे हैं लगातार कह रहे हैं, शब्दों की मर्यादा रखिए, शब्दों की मर्यादा रखिए दोनों तरफ से। इस तरह से बहस नहीं होता है। अगर अच्छा बहस करना है तो बात सुन लीजिए मेरा। अगर यही डिबेट जो करना है, बक्कारियां देश देख चुका है, अब सुनने के लिए क्या बचा है? आपने जो वक्त बोर्ड का सीमित पावर दिया 2013 में दुनिया में, भारत छोड़ दीजिए, दुनिया में और किसी इस्लामिक मुल्क में वक्फ बोर्ड है तो बता दीजिए कौन से इस्लामिक मुल्क में है? जापान, सीरिया में जॉर्डन, व्हाट्सएप में जो चीज आता है वही चीज। लेकिन कांग्रेस की मक्कारी देखिए कि इस देश के मुसलमानों को खाली व्हाट्सएप करके खारिज करने से काम नहीं होगा। व्हाट्सएप पर सच्ची बातें भी आती हैं, झूठी बातें भी आती हैं। हमें ये देखना होगा कि व्हाट्सएप पर वो आई हुई बात सच्ची है कि झूठी है। हो चुका है कौन सा देश में वक्फ बोर्ड नहीं है? हर मुस्लिम देश में वक्फ है, वो अलग अलग नाम से है। कौन सा देश का बात कर लीजिए आप? अच्छा सुनिए कामरून साहब, आप एक बार सुन लीजिए। लाल जी मैं आता हूं। रखिएगा लाल जी मुझे एक मिनट इजाजत, विनोद जी मुझे एक मिनट इजाजत विनोद जी ये मिसलीड करके आप लोगों ने अपने मुस्लिम तबके के लोगों को ही ठगा है। आप जब ये दावा करते हैं कि सारे मुस्लिम कंट्री में वक्फ है, तो आप एक बार प्लीज गूगल ही कर लीजिए और आप जो धनंजय जी कह रहे थे आप साबित कर दीजिए उनको कि पाकिस्तान में वक्फ है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि 1956 में पाकिस्तान पहला देश था इस साउथ एशिया में जो उसने वक्फ को खत्म करके पूरी उसकी सरकार संपत्ति सीज कर ली थी। पाकिस्तान ने कहा था ये फ्रॉड है। कामरू चौधरी जी बताइए, ये सारी चीज आप एकदम उल्टी बात रख रहे थे। बात ले लीजिए, आप गल्फ के कंट्री किसी कंट्री का नाम देखिए। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप गूगल डालिए और आप देखिए कि दुनिया के किस देश में वक्फ है और गिरी जी को आप सीधे जवाब चस्पा कर दीजिए। बिल्कुल। क्या आप लोग एक तरह से गुमराह करते हुए पूरे देश को कल जमाते इस्लामी का फैसले लेते हैं, फिर उस गलत फैसले को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक मिनट कमल साहब को मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं तो वो शायद गिरी जी से पॉइंट के साथ बहस कर पाएंगे। कल जमाते इस्लामी का एक बड़ा सम्मेलन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में था, हजारों लोगों को जमा किया था। सारे वक्फ की प्रॉपर्टी जमाते इस्लामी का दिल्ली और आसपास में कब्जा किया हुआ है। कौन उस गरीब लोग जो 10-20 हजार लोगों जमा किए हुए थे, उस वक्फ से उस गरीब लोगों का क्या लेना देना होता है? इस वक्त में उस महिलाओं का, वो जो महिला आपके हैं आधी आबादी, उसका इस वक्त से क्या लेना देना होता है? जब ये वक्त अल्लाह की दी हुई, चाहे जो भी एक निष्ठा से दान किया हुआ हो, उसमें उस गरीब का क्या भला हो रहा है? आप लोग सही चीज लोगों के सामने में क्यों नहीं रख रहे हैं?
100 परिवार आप ऐसे हैं अभी पूरे आप देश वक्फ में, बोर्ड को- गिने चुने लोग जो ये जवाब दो 9.5 लाख एकड़ जमीन मैं वही कह रहा के था। बंदरबांट में शामिल हैं। उसमें जमाते इस्लामी है जो वह कल दावा करता है कि हम 30,000 लोगों के साथ सड़क पे आए थे और वक्त के समर्थन में हमने ये एक मजमा लगाया था। क्या मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ? 30,000 कौन सा लोग ऐसा आए कि मुस्लिम 3 है लाख लोग जिसके आए? आप आप नाम तो गिना देख चुके दीजिए हो जिसको किस तरह वक्त से ने सीए का कभी टाइम किसी है। मौके पे लेकिन मदद किया एक हो बात है, और किसी सिंह, राहत अगर में मेरे को काम आया बोलने हो। दीजिएगा तो मैं एक आदमी के ऊपर मैं बहस नहीं करना चाहता हूँ सर ना तो आप दर्शक- अगर झूठ, आप अगर फेक न्यूज देखिए, करेंगे झूठ आप जिस तो तरह से फिर मैं फैलाते हो, आपको यहाँ चेक पे करूंगा। आप सरकार उल्टा का- भी वक्फ बोर्ड को पीड़ित बता रहे थे। सब जानते हैं कि सेना और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड की जमीन है इस देश में। सब जानते हैं कि उनके पास इतनी जमीन है जितना बड़ा क्षेत्रफल पाकिस्तान का नहीं है, और आप वक्फ बोर्ड को अभी पीड़ित बता रहे थे, कह रहे थे उनकी जमीनों पर लोगों ने कब्जा कर लिया। कहां कब्जा आपको कर ये लिया? चीज किसने कब्जा वक्फ कर का लिया? मेरे को ये समझ में 90,000 नहीं आ रहा है मामले तो कि वक्फ बोर्ड वाकफ पर का दर्ज है मतलब जमीन आप लोग कब्जा को की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वाकफ का मतलब ही नहीं समझा। किसी भाई साहब अभी पत्रकार का मुखौटा पहनकर आपका चैनल स्टूडियो में बैठकर ये देखो, बोल रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान में मतलब वाकफ तथ्यों बोर्ड पर खत्म हो जब चुका जवाब है। नहीं देंगे तो कर दीजिए पर्सनल अटैक। तथ्यों पर पर्सनल जवाब अटैक जब का नहीं बात दे नहीं है, पाए पाकिस्तान का जिक्र फैक्ट उठाया पर, उन्होंने। तो कर दीजिए सुनिए बिल्कुल सुनिए पर्सनल सुनिए, अटैक। पाकिस्तान का जिक्र उठाया। रंजन जी। पाकिस्तान में आज भी पाकिस्तान वाकफ प्रॉपर्टीज एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 1960 अभी भी लागू है, धनंजय जिसका जी कुछ तहत कहना उसका चाह- आ रहा हूं सरकार धनंजय उसको जी। एडमिनिस्ट्रेट कर रही है। ये गूगल उन्होंने बोला था, सुझाव मैंने गूगल अरे निकाल सर, कर दिखा रहा हूं यहाँ पे। आप ये लेकिन सारी बहस करने चीजें के लिए आप दूसरा मुद्दा देखो है। ना कि पाकिस्तान असली में मुद्दा वक्फ बोर्ड देखिए, 1956 सिंह में कैसे जी, डिसॉल्व करके वक्फ की सारी संपत्ति को ये लिए आप डालो पाकिस्तान में, हाँ। प्लीज। अरे सर जी आप सुनिए, किसी भी यहाँ कंट्री पे- का, मैं कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं, आप गिरी जी को दिखा दो कि ये मुस्लिम कंट्री है जहां वक्फ बोर्ड है, ये मुस्लिम कंट्री है जहां वक्फ का कानून, आप दिखा दो। सही बात है। धनंजय देखिए, गिरी जी जो सीधा जवाब, इस्लाम धनंजय में गिरी जी अगर जवाब दीजिए। इस्लाम में अगर वाकफ अगर इस्लाम का एक अभिन्न अरे आप अंग है, नहीं मानने तो के लिए जो तैयार हैं, इस्लाम आप में गिरी जी वाकफ ये नहीं है वो सर, देश ये में ही सेक्युलर वाकफ देश होगा। है। इसमें इस्लामी सेक्युलर देश का मतलब नहीं है, 1947 में कट संपत्ति से करके हिंदुओं टुकड़ा का होकर कोई के लेना बन गया देना नहीं सर। है। अब जो नहीं, बचा इस कुचा टुकड़ा वाकफ भारत का, ये संपत्ति से सेक्युलर देश हिंदुओं है से सर। राजन कोई जी। लेना देना नहीं है। ये बचा राजन जी। कोई कुचा लेना टुकड़ा देना नहीं सेक्युलर है देश है हिंदुओं से। सर। अगर कहीं पे गलत अतिक्रमण हुआ है, नोटिस से गया है, अदालत है। धनंजय गिरी जी, अगर संशोधन धनंजय गिरी जी करना जवाब है, दीजिए। तो इसका जवाब, राजन इसका जी। जो है फैसला धनंजय गिरी ना जी, तो जवाब कलेक्टर दीजिए। कर सकता है और ना ही और कोई कर सकता है। धनंजय गिरी जी। कलेक्टर राजन जी, से क्या राजन जी, एक पूछ रहा है मिनट, यहाँ एक पे? मिनट, एक मिनट। बिल्कुल ताकि जवाब एक दीजिए, मिनट, जवाब दीजिए धनंजय राजन जी, जी। एक मिनट। कांग्रेस के नेता की कलई देखिए अपने से खुल रही है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के अध्यक्ष ने, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कांग्रेस की कलई खोली थी। आज कमरू चौधरी की भी कलई खुल रही है। जब ये खुद ही, मैंने जब कहा कि कब हनुमान जी का मंदिर, कब दुर्गा जी का मंदिर, कब 1500 साल पुराना गांव के जमीन की कैसे वक्फ हो गई, तो ये कह रहे हैं कि बहुत सब जमीनों पर बना हुआ है। भाई जब आप जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, तू इधर उधर की बात ना कर, तू बता कि कारवां क्यों लूटा। भाई हम कह रहे हैं कि कब वक्फ हो गया दुर्गा जी का जमीन, कब वक्फ हो गया हनुमान जी के मंदिर का जमीन, किसने वक्फ कर दिया 1500 साल पुराना शंकर जी का मंदिर, किसने वक्फ कर दिया गुरुद्वारे को, ये तो बताओ कि वक्फ किया किसने, किसने जो कमाई थी वो जमीन कहां से। और आप कह रहे हो कि कोर्ट में जाएंगे। अरे यही तो सारा रोड़ा है कि आप वक्फ में नहीं जाएंगे, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आपको वक्फ ने चिट्ठी थमा दी और आपको वक्फ में जाके कहना है कि मेरे कातिल, मेरे मुंसिफ हो, मेरे वक्फ में फैसला दे दो। अरे जिसने तुम्हारी जमीन पर नजर डाल रखी है, जिसने झंडा गाड़ रखा है, वो कहेगा कि नहीं मैं छोड़ दे रहा हूं। क्यों छोड़ देगा भाई? आखिर जब से ये मनमोहन सिंह ने ये कांग्रेस की मक्कारी वाली कानून लाया, जब ये कह दिया कि असीमित पावर दिया, तब से अचानक से कैसे बढ़ गया ये? समय समय पर दिया है सर। 1995 में संशोधन किया, 2013 में संशोधन किया, 2013 के संशोधन के बाद तो बिल्कुल एकदम बेलगाम, बिल्कुल बेलगाम। और आप देख लीजिए, ये इनका एक एजेंडा है कि हर जगह झंडा गाड़ना है। अब देखिए, जहां पर आप पटना में, नालंदा में, आप जिस जगह भी देखिए वक्फ बोर्ड को, जो अब दिल्ली में, दिल्ली के मंदिरों पर, जैन मंदिर पर, शंकर जी के मंदिर पर, लक्ष्मी नारायण मंदिर पर, हर जगह झंडा गाड़ेंगे। मैं कामरून साहब को एक सवाल दे रहा हूं। कामरून साहब, अभी तुरंत ओवैसी साहब ने जो बयान दिया है तिरुपति ट्रस्ट के बारे में, कि उन्होंने जो कहा है कि वो कह रहा है कि तिरुपति ट्रस्ट में अभी जो नए कमेटी का गठन हुआ है, तो पूछ रहे हैं कि इसमें गैर हिंदू बेमेल तुलना है, बेमेल तुलना है। अब ये वक्फ में इस समय हमें सीधे जरा चलना पड़ेगा झारखंड के चाईबासा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। सीधे चलते हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। माटी की पुकार,
झारखंड में पूरी ताकत से बोलिए सब, रोटी बेटी माटी की पुकार, रोटी बेटी माटी की पुकार, रोटी बेटी माटी की पुकार। साथियों, भाजपा के लिए आदिवासी भाई बहनों की आकांक्षा, उनका स्वाभिमान हमेशा सर्वोपरि रहा है। जब पहली बार भाजपा सरकार बनी, दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी को सेवा करने का अवसर मिला। अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब जाकर के आदिवासी समाज को अलग राज्य मिले। छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये दो राज्य बनाने का सौभाग्य भाजपा को ही मिला है। बीते दशक में हमने आदिवासी समाज के योगदान को देश दुनिया के सामने रखने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। रांची में धरती आबा बिरसा मुंडा का इतना भव्य संग्रहालय बनाया है। हमने ही भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। और इस बार तो 15 नवंबर से धरती आबा की 150वीं जन्म जयंती के उत्सव शुरू होने वाले हैं। आने वाले 2 सालों तक ये उत्सव देश के हर कोने में चलेगा, पूरे देश भर में चलेगा। आदिवासी समाज के एक सपूत ने देश के लिए कितना बड़ा योगदान किया, इससे देश का बच्चा बच्चा परिचित होगा। साथियों, ये क्षेत्र हो भाषा, इससे समृद्ध क्षेत्र है। यहां की पहचान हो भाषा से है। और आप तो जानते हैं, हमारी सरकार लगातार मातृभाषा पर बल दे रही है, मातृभाषा का सम्मान करती है। हो भाषा को बहुत अपमान झेलने से पड़े हैं, उपेक्षा झेलनी पड़ी है। अब ये मोदी की गारंटी है, हो भाषा का ये अपमान का समय खत्म होगा, हो भाषा को उचित सम्मान मिले, यहां की और भी भाषाओं को उचित सम्मान मिले। इसके लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और पूरा प्रयास करने का वादा करते हैं। ये विकास भी और विरासत भी, ये हमारे संकल्प को मजबूत करने वाली बात है। साथियों, भारत के इतिहास में कांग्रेस और आरजेडी, इनसे बड़ा आदिवासी विरोधी कोई नहीं हुआ। ये जो हमारे नौजवान हैं, इनको वो पुराने दिन याद दिलाना जरूरी है। 80 के दशक में जब बिहार और दिल्ली दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, झारखंड तब अलग नहीं हुआ था, बिहार का हिस्सा था। और तब क्या हुआ था,
आप जरा अपने माता पिता, अपने दादा दादी से पूछिए, अपने गांव के बुजुर्गों को पूछिए, उनको गुवा गोलीकांड जरूर याद होगा। जिस तरह की बर्बरता अंग्रेजों ने की थी, वैसी ही बर्बरता यहां कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों का खून बहा करके थी। यहां कांग्रेस सरकार ने हमारे आदिवासी भाइयों को गोलियों से भून दिया था। हमारे वो आदिवासी पूर्वज सिर्फ अपना हक मांग रहे थे, वो अलग झारखंड राज्य मांग रहे थे। मत भूलिए, तब आरजेडी के नेता भी कहते थे कि झारखंड उनकी लाश पर बनेगा। आपकी आकांक्षाओं से, आपके सपनों से इतनी ज्यादा नफरत है इन लोगों को। और देखिए, जो आरजेडी झारखंड बनाने को सहमत नहीं था, झारखंड बनाने की बात करने वालों को कुचलना चाहता था, उस आरजेडी की गोदी में कौन बैठा है? जेएमएम जाकर के उनकी गोदी में बैठ गया है। कांग्रेस और आरजेडी आदिवासियों के सबसे बड़े दुश्मन है। और जेएमएम की सच्चाई भी किसी से छिपी नहीं है। जिस कांग्रेस के दामन पर आदिवासियों के खून के छींटे हैं, आज जेएमएम उसी के कंधे के सहारे सरकार चला रही है। सीधा प्रसारण आप चाईबासा से देख रहे थे। इससे पहले गढ़वा में प्रधानमंत्री ने रैली की थी और आज से ही उन्होंने झारखंड के लिए प्रचार की शुरुआत की। अभी वक्त है एक ब्रेक का। राजा, आओ आओ, ये देखो मैसेज। कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा देके ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत ब्रेक के बाद। और इस वक्त में अब बात करेंगे अमन के दुश्मनों की, तरक्की के दुश्मनों की, जो हताशा में हमला कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव के बाद आज से 5 दिवसीय विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई है। तो पहली बार भारी मतदान से लोगों ने जमहूरियत के इस जश्न को चुनाव में सेलिब्रेट किया था। आपको याद होगा ही, 6 साल बाद शुरू हुए इस सत्र को लेकर लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं। ओमर अब्दुल्ला सरकार के सामने विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने की चुनौती है, लेकिन हताशा में लोकतंत्र की इस बड़ी कामयाबी को कुछ आतंकियों ने पटरी से उतारने की साजिश भी की है। अमन के लिए लोगों में बड़ी दिलचस्पी के बीच आतंकियों ने कल श्रीनगर के संडे मार्केट में ग्रेनेड फेंककर 12 लोगों को जख्मी कर दिया। बेकसूर लोगों पर आतंकियों का हमला दहशतगर्दों के हताशा को ही दिखाता है। बदले हुए हालात में 370 हटने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी तंजीमों को नेस्तनाबूद कर दिया है। तो जाहिर है कि सीमा पार की साजिश में हाइब्रिड मिलिटेंट के जरिए अब लोगों में खौफ का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। ओमर अब्दुल्ला कहते हैं कि बेकसूर लोगों पर इस तरह के हमले का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ग्रेनेड हमले के बाद एलजी मनोज सिन्हा ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आतंकियों के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे।
पिछले वर्षों में अमन के माहौल में वादी में टूरिस्ट की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट पिछले महीने तक पधार चुके हैं वहां पर। तो जाहिर है कि यह हमला उन कारोबारियों पर भी है जिनका कारोबार वर्षों बाद पटरी पर लौटा है। पिछले वर्षों में कश्मीर में 35,000 से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट, 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आया है। रोजगार की दिशा में विकास की रफ्तार नौजवानों में एक उम्मीद लेकर आई है। तो सवाल यह है कि सियासत चाहे जो भी हो, लेकिन तरक्की का सरोकार तो आम आदमी से है ना। वर्षों बाद कश्मीर के लोग अमन और सुकून के साथ जिंदगी के अभ्यस्त होने लगे थे, लेकिन वो कौन से अमन के दुश्मन हैं, इनको तो आवाम ही ढूंढेगी और आवाम को ढूंढकर इनको निकालना पड़ेगा। आवाम की यह जिम्मेदारी है। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।